नमस्कार साथियों, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रहे 2 वर्षीय बीएड कोर्स जिसमें बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष आते हैं, इसके संपूर्ण सिलेबस को समझेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि बीएड कोर्स के प्रथम वर्ष में और बीएड कोर्स के द्वितीय वर्ष के सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना होता है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बीएड कोर्स के प्रथम वर्ष के सिलेबस को समझा था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीएड कोर्स के द्वितीय वर्ष के सिलेबस को समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग इस वीडियो के माध्यम से 2 वर्षीय बीएड कोर्स के सिलेबस को समझ सकेंगे। अगर हमारे कंटेंट का आपको पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम वीडियो की शुरुआत बीएड द्वितीय वर्ष के सिलेबस के साथ करते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष के सिलेबस की बात करें तो हमें जो पढ़ना है वो 5 पेपर पढ़ना है और छठा पेपर जो है हमारा वो जो है प्रैक्टिकल फॉर्म में, इसमें पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ऑप्शनल कोर्स, ये सभी चीजें, और ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन। तो आइए बारी बारी से हम इन सभी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट में प्रथम वर्ष में भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें 7A था, यहाँ हमारा 7B है। तो हम समझेंगे कि 7B के अनुसार से पेडागोजिकल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए और 7A के अनुसार से क्या होना चाहिए। हमारे जो मेथड पेपर होते हैं उस मेथड पेपर के अनुसार से पेपर 1 का चयन करना होता है प्रथम वर्ष में और पेपर 2 का चयन करना होता है द्वितीय वर्ष में। ऑनर्स के अनुसार से इसका वर्गीकरण होता है। इसी अनुसार से हमारे पेडागोजिकल सब्जेक्ट में इतने प्रकार के पेडागोजिकल सब्जेक्ट आते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार से। अब देखना है कि आपके ऑनर्स के हिसाब से कौन कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट आते हैं, वो अपने अनुसार से इस चीज का चयन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, एलिमेंट्री एजुकेशन, सोशल साइंस 1 जिसमें हिस्ट्री और सिविक्स आते हैं, सोशल साइंस 2 जिसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आते हैं। वहीं साइंस की बात करेंगे तो पहले फिजिकल साइंस के अंतर्गत और दूसरे बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं, और फिर मैथमेटिक्स, कॉमर्स, ये सभी चीजें जो है पेडागोजिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि मेथड पेपर के रूप में जाने जाते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे पेपर के, जिसको BCC 8 के नाम से जानते हैं, पेपर 2 के नाम से जानते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम के बारे में। अब इसके विभिन्न इकाइयों को हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। पहले यूनिट का नाम है नॉलेज एंड इट्स एस्पेक्ट्स, मतलब ज्ञान और इसके पहलू। क्या क्या पहलू हैं ज्ञान के, इसके बारे में समझेंगे। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज विश्वास और सत्य के बीच क्या अंतर है, इस अध्याय के माध्यम से हम इसको भी समझेंगे। नॉलेज का निर्माण किस प्रकार होता है और अधिगमकर्ता के नॉलेज के निर्माण में और अधिगमकर्ता के नॉलेज के संचरण में क्या भूमिका होती है, इसको भी समझेंगे। दूसरे यूनिट में हम समझेंगे विद्यालय में ज्ञान और पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या के मतलब और उसकी प्रकृति को समझेंगे। उसके साथ साथ विद्यालय पाठ्यचर्या के पुनर्निर्माण में और उसके पुनर्गठन और प्रतिनिधित्व के लिए क्या क्या चीज जानकारी आवश्यक होना चाहिए, ज्ञान इसमें किस प्रकार सहयोग करता है, इसके बारे में समझेंगे। इसके साथ हम समझेंगे करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक में
क्या क्या संबंध है, आपस में ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसके बारे में समझेंगे। उसके साथ साथ हम समझेंगे पूर्व पाठ्यचर्या क्या होती है और भारतीय संदर्भ में इसका क्या महत्व, इसको भी यूनिट 2 के माध्यम से हम समझेंगे। उसके साथ साथ हम विभिन्न स्तर पर पाठ्यचर्या का क्या प्रारूप है, क्या परिदृश्य है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, इनको भी हम यूनिट 2 के अंतर्गत हम देखेंगे। यूनिट 3 की बात करें तो पाठ्यचर्या का निर्धारण और उसके विचार, ये यूनिट 3 में पढ़ना। पाठ्यचर्या के निर्धारक में विचारधारा और शैक्षिक दृष्टिकोण, ये सब पढ़ने का है। उसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक विविधता, ये सभी चीजें यूनिट 3 में पढ़ने का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, बहुभाषी समाज में और बहुभाषी और के साथ साथ बहुसांस्कृतिक पहलू में ये हमारे पाठ्यचर्या किस प्रकार निर्धारित होते हैं, यूनिट 3 के माध्यम से हम इसको देखेंगे। यूनिट 4 के माध्यम से हम पाठ्यचर्या के विकास के बारे में, लक्ष्य और उद्देश्य को किस प्रकार निर्धारण होता है, उसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है, उसको समझेंगे। उसके साथ साथ करिकुलम अर्थात पाठ्यचर्या के निर्माण में उसके कौन कौन से सिद्धांत सहायक होते हैं, उसको समझेंगे। करिकुलम को बनाने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है और पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाने में कौन कौन से सहायक तत्व जो है सहायक होते हैं। इसके साथ साथ हम 4 की पॉइंट को भी समझेंगे, जिसमें अधिगम परिस्थिति का चयन और संगठन है। उसके साथ साथ अवसंरचना और संसाधन की उपलब्धता है। उसके साथ है विद्यालय संस्कृति, परिवेश और वातावरण, जलवायु, और अंत में शिक्षक की भूमिका और बाहरी एजेंसियां, और इसके साथ साथ अन्य शैक्षिक सहायता किस प्रकार हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में मददगार होता है, इसके समझेंगे। 5वें यूनिट में हम समझेंगे पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन और उसका नवीनीकरण किस प्रकार होता है। इसके अंतर्गत हम सीखने की विभिन्न परिस्थितियों को पाठ्यचर्या में किस प्रकार संचालित करती है, इस चीज को समझेंगे। एक शिक्षक का क्या रोल होता है पाठ्यचर्या के इम्प्लीमेंटेशन में। उसके साथ साथ हम सीखने के विभिन्न साधनों का विकास और विभिन्न संसाधनों के साथ हम अधिगम का विकास किस प्रकार करते हैं, उसको समझेंगे। और पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, उसके संशोधन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती है, एक मॉडल के रूप में नित्य मूल्यांकन के लिए क्या क्या आवश्यकता है। इसके साथ साथ शिक्षार्थी, शिक्षक और समुदाय के साथ प्रशासनिक सहयोग से क्या उसके पृष्ठभूमि रहती है, क्या प्रतिपुष्टि होती है, इसके बारे में भी पेपर 2 में हम समझेंगे। पेपर 3 जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका हिंदी होता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, इसमें हम समझेंगे क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं अधिगम से संबंधित और आकलन से संबंधित। एक रचनात्मक प्रतिमान के अधिगम के लिए क्या क्या प्रतिमान साबित होते हैं आकलन और मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन के बीच
क्या क्या अंतर है, उन अंतरों को हम समझेंगे। तीसरे में क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से, वर्गीकरण के दृष्टिकोण से परीक्षण, मापन, परीक्षा, आकलन और मूल्यांकन, ये सभी चीजें आपस में वर्गीकृत हैं, इनको हम समझेंगे। इसके साथ साथ हम सिलेक्शन बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को भी समझेंगे और फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के साथ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन को भी समझेंगे। दूसरे यूनिट में हम समझेंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, अर्थात अधिगम का आकलन जो है विषय आधारित हम किस प्रकार कर सकते हैं। एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में हम अधिगम का आकलन किस प्रकार करते हैं, उसके साथ साथ डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क के बारे में, जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और परफॉर्मेंस के आधार पर हम आकलन किस प्रकार करते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जांच और विभिन्न प्रकार के ज्ञान निर्माण की परीक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, आकलन के बारे में। उसके साथ साथ एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या गुण है, विशेषता है, और उसके साथ गुणात्मक रूप से और परिमाणात्मक रूप से एक आकलन के क्या दृष्टिकोण है, उसको समझेंगे और एक अच्छे उपयोगी उपकरण के रूप में हमारा जो अच्छा परीक्षण है, गुड टेस्ट है, वो किस प्रकार प्रभावी होता है, साथ ही अच्छे परीक्षण की विशेषता के बारे में भी समझेंगे। यूनिट 3 में हम समझेंगे डायमेंशन ऑफ लर्निंग, अधिगम के आयाम के बारे में, जिसमें कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव, भावात्मक और परफॉर्मेंस क्रियात्मक, इसे हम प्रदर्शनात्मक के रूप से जानते हैं। हमारा प्रदर्शनात्मक संज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रदर्शनात्मक, जो कि प्रदर्शन के बाह्य रूप में जो दिखाई पड़ता है। इसके साथ हम समझेंगे भावात्मक अधिगम का आकलन हम किस प्रकार करते हैं। अभिवृत्ति, मूल्य, रुचि, आत्मसंप्रत्यय, इन सभी की अवधारणाओं को समझेंगे और विद्यालयी प्रदर्शन को हम किस प्रकार आकलन करते हैं। आकलन के साथ साथ कौन कौन से उपकरण और कौन कौन से टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिसमें ब्लूप्रिंट और टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है। यूनिट 4 में आंकड़ा विश्लेषण और फीडबैक रिपोर्टिंग को भी समझेंगे और इसमें स्टैटिस्टिकल टूल को समझेंगे, जिसमें सांख्यिकी उपकरण कहते हैं। सांख्यिकी उपकरण में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटाइल रैंक और कोरिलेशन। इन सभी चीजों को इस अध्याय में विस्तृत रूप से समझेंगे। साथ ही प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का भी और रैंक डिफरेंस मेथड का भी, इसके बारे में जानकारी इस अध्याय के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। साथ ही हम समझेंगे आकलन के आवश्यक घटक के रूप में एक फीडबैक किस प्रकार उत्तरदायी है, किस प्रकार सहायता प्रदान करता है और अधिगमकर्ता के उसके प्रोफाइल के रख रखाव और उसके विकास में किस प्रकार आकलन सहायक होता है। वही 5वें यूनिट में हम समझेंगे एग्जामिनेशन में सुधार के बारे में, एग्जामिनेशन मुद्दा से संबंधित और श्रेणीकरण और दिशा निर्देश के बारे में। क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या दिशा निर्देश परीक्षा के सुधार से संबंधित है। इसमें एग्जामिनेशन के ग्रेडेशन, सर्टिफिकेशन और प्रमोशन आते हैं, श्रेणीकरण, प्रमाणन और कक्षा की उन्नति, मंथली बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर सिस्टम और बोर्ड एग्जामिनेशन, इन सभी की चर्चा हम यूनिट 5 में विस्तृत रूप से करेंगे। और आकलन और मूल्यांकन
आकलन और परीक्षाओं का प्रबंधन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन बैंक का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं आकलन में, इसको भी समझेंगे। परीक्षा गुणवत्ता सुधार में आईसीटी की क्या भूमिका होती है, आईसीटी किस प्रकार परीक्षा की गुणवत्ता को सुधारता है, इसको भी समझेंगे। और अंत में ब्लूप्रिंट और टेस्ट कंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे। अब आते हैं आगे पेपर 4 में, जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय को हम किस प्रकार क्रिएट करते हैं, इसके बाद समावेशी शिक्षा के बारे में इसमें मूल रूप से पढ़ना है। समावेशी शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, उसके उद्देश्य और एक स्पेशल एजुकेशन की क्या-क्या विशेषताएं होती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को हम बारी-बारी से इस अध्याय के माध्यम से अध्ययन करेंगे। मुख्य धारा के साथ-साथ समावेशी शिक्षा को किस प्रकार प्रोत्साहन मिलता है, इसके बारे में समझेंगे। इम्पेयरमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे, डिजेबिलिटी के कंसेप्ट में और हैंडीक्राफ्ट के कंसेप्ट को भी समझेंगे। एजुकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। उसकी परिभाषा के बारे में, कारण, क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, और शैक्षिक परिवेश में फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को किस प्रकार इस यूनिट में माध्यम से सहायता प्रदान किया जाएगा, इसके बारे में भी समझेंगे। विभिन्न प्रकार के डेफिनेशंस को समझेंगे। उसके बाद क्या क्या कारण है, क्या क्या पहचान है, एजुकेशनल प्रोविजन क्या क्या किए गए हैं जो कि बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं और लर्निंग डिजेबिलिटी से जूझ रहे हैं। साथ ही हम समझेंगे विभिन्न प्रकार की परिभाषा और विभिन्न प्रकार के विशेषता, विभिन्न प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में जो कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक है। तीसरे यूनिट में सभी नीतियों के बारे में और नियमों के बारे में समझेंगे जो इम्प्लीमेंट समावेशी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किस प्रकार से उस कार्यक्रम को आगे प्रस्तुत किया गया है। आरपी पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट 1995 के अंतर्गत इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट की बात की गई है और फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई है, इसको भी समझेंगे। न्यू पॉलिसी जो आई है पर्सन्स विद डिजेबिलिटी 2012, इसके बारे में भी समझेंगे और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में भी समझेंगे। चौथे यूनिट में देखेंगे अधिगमकर्ता की विभिन्न प्रकार के विविधता के बारे में। भिन्न भिन्न परिवेश से बच्चे आते हैं, वो सामाजिक परिवेश से अलग होते हैं, सांस्कृतिक परिवेश से अलग होते हैं, भाषाई परिवेश से अलग होते हैं, भौगोलिक परिवेश से अलग होते हैं। तो उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको भी समझेंगे। उसको अनुकूलित करने के लिए और हम अपने साँचे में ढालने के लिए, हम अपने संदर्भित करने के लिए एक वर्ग कक्ष में किस प्रकार हम सहायक होते हैं, इसके बारे में, और उन बच्चों का आकलन और मूल्यांकन सतत रूप से किस प्रकार किया जाएगा, इसके बारे में भी हम समझेंगे। अब आते हैं ऑप्शनल कोर्स के बारे में। ऑप्शनल कोर्स 3 है, जिसमें एक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, दूसरा पीस एजुकेशन और तीसरा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। विद्यार्थी अपने सुविधा अनुसार इन विषयों का चयन करते हैं। इन विषयों के चयन में विद्यार्थी की अपनी स्वेच्छा होती है, किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। इसके साथ BPC4, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को समझना होता है, इस चैप्टर के माध्यम से। ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन का पेपर है, जिसमें हमारा 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसमें देखिए एक्सप्लोरिंग द एम ऑफ लाइफ, जीवन के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में समझना है। और उसके बाद वर्कशॉप का थीम है, हर एक यूनिट के माध्यम से इसमें वर्कशॉप थीम और ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। एक पर्सन का क्या उद्देश्य है, क्या एक्सपेक्ट करता है अपने जीवन को लेकर के, और उसके बाद क्या कॉन्शियस डायरेक्शन है अपने जीवन में। विभिन्न प्रकार के आयामों को स्वयं रूप से, व्यक्तित्व के रूप से
अपने जीवन को प्रभावित करने वाले डायनेमिक रूप में आइडेंटिटी फॉर्मेशन को लेकर के, वैल्यू और जीवन के दिशा निर्देशों को लेकर के दिया गया है। डिस्कवरिंग वंस ट्रू पोटेंशियल, इसके बारे में भी हम समझेंगे और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव और थीम, सभी यूनिट में ऑब्जेक्टिव और थीम समाहित है। आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। हर एक आदमी की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है और कुछ ना कुछ ताकत होती है। इस चैप्टर के माध्यम से खास करके इसी चीज को डिटेल में बताया गया है। तीसरे यूनिट में सेंसिटिविटी ऑब्जेक्टिव्स को किस प्रकार डेवलप किया जाएगा उसके बारे में पढ़ना है और एक बच्चों को सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए और उसके एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बाल्यावस्था के अनुभव को इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया। इसके साथ साथ इसके वर्किंग थीम्स को भी बताया गया। चौथे यूनिट में पीस, प्रोग्रेस एंड हार्मोनी, इसके बारे में बताया गया है। आप अपने अंदर किस प्रकार शांति को प्रतिस्थापित कर सकते हैं स्वयं रूप में। उसके बाद शांति और सद्भावना के साथ साथ वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमारे कन्फ्लिक्शन का कार्य करते हैं, द्वंद्व पैदा करते हैं, उसके बारे में। और सद्भाव के साथ साथ हम द्वंद्व का शिकार होते हैं तो उसमें किस प्रकार से हमारा एटीट्यूड और स्किल जो है उत्प्रेरक का काम करता है, उसके बारे में भी है। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के बारे में भी थीम के साथ साथ इसके बारे में चर्चा की गई। पांचवी यूनिट में दिया गया है फैसिलिटेशन पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन शिक्षण में ये किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में बताया गया है। पर्सनल ग्रोथ को एक स्टूडेंट के लिए किस प्रकार एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में खर्च करता है, क्या क्या विधियां हैं, इन विधियों की क्या आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में। बच्चे का अवलोकन किस प्रकार होता है, अप्रिशिएट करते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चों को हम किस प्रकार से देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के 5वें यूनिट के माध्यम से समझाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न की। एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो 80 मार्क्स का होता है जो भी थ्योरेटिकल सेशन, और 40 मार्क्स का होता है जो कि वो भी थ्योरेटिकल सेक्शन। 100 नंबर वाले में 80 नंबर का थ्योरेटिकल सेक्शन होता है और 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल सेशन, और 50 नंबर वाले में 10 नंबर का प्रैक्टिकल सेशन होता है और 40 नंबर का थ्योरेटिकल सेशन। मतलब इसका टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स होते हैं टोटल, और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 50 टोटल मार्क्स होते हैं। अब इसमें ऐसे टाइप आंसर कौन कौन से आते हैं जो लिखने होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं जो 10 मार्क्स से होते हैं, टोटल 40 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। वही 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं जो कि 20 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स आपके निर्धारित होते हैं 100 नंबर वाले प्रैक्टिकल सेशन में, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 80 नंबर का थ्योरी आता है, टोटल मार्क्स के 100। वही हम 40 नंबर वाले मार्क्स की बात करें तो 10 नंबर के एक क्वेश्चन जो होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के जिसमें 10 नंबर के होते हैं, और 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के होते हैं जिसमें हमारे 5 मार्क्स निर्धारित होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 10 नंबर के होते हैं। दूसरे क्वेश्चन हम अगर 10 मार्क्स के अलावा हम बाकी बचे मार्क्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन जो होते हैं वैसे टाइप क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के मार्किंग में, जिसमें 10 नंबर के मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 20 मार्क्स, और इस अनुसार से 40 मार्क्स का निर्धारण हो जाता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार से सेकेंड ईयर का सिलेबस
बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी है और इस सिलेबस का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साथ-साथ अन्य यूनिवर्सिटियों के लिए भी सहायक है विषयवार के रूप में, क्योंकि उन्हें डिफरेंस होते हैं लेकिन ये कंटेंट लगभग सेम होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको जो पीडीएफ जो है इस वीडियो की या आने वाले वीडियो की आसानी से प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।